बंधुगण आज एक पवित्र दिन। आज हेउछि निखिल उत्कल श्री अरविंद पाठचक्र सम्मिलनी। यह गत केते वर्ष धरी पालन करा जाउछि एवं सेथिपई ओडिशार विभिन्न स्थानरू पाठचक्र मानकर प्रतिनिधि माने एठाकु आसନ୍ତି एवं आमे समस्त को आज सही उपलक्ष्य स्वागत करुछु। आज विषय होछि अखंड भारत संपर्क में श्री अरविंदकर कौन वक्तव्य थिला। यह एक बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय। मोर विश्वास तांकर जो भावना थिला जे अखंड भारत पुणी फेरी आसीबो से दिने हेले आज हेउ बा काली हेउ दिने हेले से कथा घटिबो। एवं श्री अरविंद आश्रम श्री आलोक पांडे से आपण मानक आप्यायित करेंगे एवं मोर विश्वास आपण मैंने मन दे शुणिबे से जहाँ कहते। किंतु ये सभापति भाव में मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। वर्षक थरे आम गोटे सुजोग पाऊँ जोते बेले कि आमको आम फेरी जाऊँ बहुत अतीत को, किंतु से अतीत आगे गोटे एडे बड़ द्वादश दुई जन रखी जाती जोटा कि सारा पृथ्वी रे परिवर्तन को आगे गल ये जाति को ए देश को ए पृथ्वी को आलोकित कर। तेणु आज मुझे आपण मानक किसी न कही आपण स्वागत करुच्ची एवं आपण मानक यही पवित्र दिन में समस्ते आलोकित होगापी अनुरोध करुच्ची। नमस्कार। नमस्ते। जो विषय है वो है श्री अरविंद का अखंड भारत। ये श्री अरविंद के 5 स्वप्नों में से एक स्वप्न है जिसको श्री अरविंद 15 अगस्त 1947 के अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब भारतवर्ष मिलता है उनके जन्मदिन पर एक गिफ्ट के रूप में, तो कहते हैं कि गिफ्ट तो मिला लेकिन टूटा हुआ मिला, खंड भारत मिला। तो अखंड भारत क्या है और क्यों आवश्यक है, तो इसके अगर हम इतिहास में जाएं तो हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखती है, वो स्थान ये है कि इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक प्रकार का प्रयोग है। ये भगवान की प्रयोगशाला है जिसमें प्रयोग के द्वारा प्रकृति के अंदर से अनेकों रहस्य उद्घाटित होते हैं, क्रम विकास होता है और धीरे धीरे इसमें जो जड़ तत्व है उसके रूपांतरण का प्रयास होता है। और इस पृथ्वी में जो विशेष स्थान है वो भारत का है एज ए सेंटर ऑफ इवोल्यूशन। यानी पूरी अगर हम पृथ्वी को एक विकास की लेबोरेटरी के रूप में लें, प्रयोगशाला के रूप में, तो उसमें भारत का एक बहुत विशेष स्थान है। और ये भूमि तैयार ही की गई है आज से नहीं, हजारों वर्षों से, ताकि इसके अंदर जो चीज़ें उपजे, पनपे, जो चीज़ें प्रकट हों, वो फिर संसार के साथ हम बांट सकें। तो भारतवर्ष का ये एक बहुत ही केंद्रीय आधारभूत स्थान है। और यदि भारत के इस एस्पेक्ट को हम हटा दें तो फिर तो भारत है, अनेकों राष्ट्र हैं, उन्हें उन राष्ट्रों में से एक राष्ट्र है और फिर एक मात्र वो एक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट रह जाता है कि अपने राष्ट्र की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये सब हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। लेकिन श्री अरविंद जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं वो केवल एक राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की आत्मा होती है और प्रत्येक राष्ट्र भगवान की अनंतता को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। लेकिन यहाँ श्री अरविंद केवल राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहे, वो अखंड भारत इसकी बात कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि भारत की भूमि, जिस एरिया जिसको वे भारत कह रहे हैं, वो केवल एक ज्योग्राफी से डिटरमाइन नहीं हो रहा है, ना वो ज्योग्राफी से ना हिस्ट्री से, बल्कि एक ऐसा भूमि का भाग, भूदेवी का भाग, जिसमें पूरे भूमि की आत्मा बसती है, जिसको चुना गया है, भगवान ने चुना है एक विशेष प्रयोजन से। और वो प्रयोजन जो श्री अरविंद उत्तरपाड़ा भाषण में स्पष्ट करते हैं वह सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म के प्रकटन और सनातन धर्म के विस्तार के लिए। ऑफ कोर्स वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि सनातन धर्म का विस्तार किसी बाहरी माध्यम से नहीं होता, ये एक चेतना का विस्तार है, एक मानव सभ्यता का विस्तार है, एक संस्कृति है जिसका विस्तार है। और वो सभ्यता, संस्कृति, चेतना
आध्यात्मिक ऊर्जा आवश्यक है सारे विश्व के लिए। इसलिए भारत को सुरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि भारत असुरक्षित रहेगा, यदि भारत पर अनेकों प्रकार की सभ्यताओं का मिलना जुलना होकर भारत की संस्कृति कोई और संस्कृतियों को अडॉप्ट कर लेगी, तो वो चाहे मिलिट्री के रूप में कितना भी सशक्त क्यों ना हो जाए, चाहे वो पॉलिटिकली कितना भी महान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका जो मूल प्रयोजन है वो समाप्त हो जाएगा। तो अखंड भारत भगवान के काम के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसको विशेष कर भगवान ने बनाया है, इस मिट्टी में कुछ ऐसा मिलाया है, और साथ में यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्या का प्रसाद मिला हुआ है। तो ये कौन सा भारत है जिसकी बात श्री अरविंद करते हैं, माता जी भी करती हैं, हम सब ने उसका मैप देखा है। तो अगर हम महाभारत काल से जाएं तो एकदम स्पष्ट रूप से लगभग गांधार, यानी जो मॉडर्न अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा है जो पाकिस्तान से मिला हुआ है, वहाँ से लेकर के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट तक, और ये भारत का जो मैप है, जो बाहरी देह है, उसको ऋषि मुनियों ने नदियों के नाम से या कथानकों के नाम से उस भूखंड का निर्माण किया था। उस समय ये पॉलिटिकल मैप्स नहीं थे, अनेकों राज्य थे, राज्य अनेक थे भारतवर्ष में, लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट होता था, राजसूय यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की परंपरा थी, जिसके द्वारा सभ्यता संस्कृति एक थी। हालांकि कई राज्य थे, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भारत एक डिवाइडेड स्टेट था। डिवाइडेड नहीं था, राज्य तो होते हैं, जैसे अभी स्टेट्स हैं वैसे ही राज्य थे, अनेकों राज्य थे। मालवा थे, चोलास थे, हर्षवर्धन का राज्य था, मगध एम्पायर था, ये एम्पायर्स थे अपने अपने समय पर। लेकिन ये एम्पायर जो भिन्न भिन्न भी थे, चाहे हस्तिनापुर का एम्पायर हो या जरासंध का उस समय मगध एम्पायर हो, यदुकुल हो, सभ्यता और संस्कृति एक थी, और उस सभ्यता का नाम था आर्य सभ्यता। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी आर्य सभ्यता के अंदर। वहाँ बुद्धिज़्म आने के पहले आप कहीं पर भी चले जाते तो वहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं थी, कुछ इस प्रकार की विचारधाराएं थी, चिंतन था, जो उन सब अलग अलग एम्पायर्स को, राज्यों को एक सूत्र में बांध के रखता था। तो पहले हम ये समझ लें कि जब अखंड भारत की बात ये होती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सब स्टेट्स एक मर्ज हो जाएंगे, सब स्टेट्स एक जैसी भाषा बोलने लगेंगे सब लोग, ये नहीं मतलब है, क्योंकि उससे तो विविधता चली जाएगी। विविधता भगवान का गहना है और उसको समाप्त नहीं करना है। अखंड भारत का मतलब है एक विशेष सभ्यता संस्कृति, जो इसलिए भी नहीं कि केवल वो विशेष है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक बीकन लाइट की तरह है। वो सारे संसार में वो एक प्रकाश का एक स्रोत है, और उस सभ्यता संस्कृति का अगर वो सिकुड़ने लगेगी तो सारे संसार में प्रकाश सिकुड़ने लगेगा। इसको इस तरह से ले लें कि अगर कोई लैंप है जो सारे घर को आलोकित करता है, तो आप लैंप के दो तरफ अगर कोई रख देते हैं पुस्तक या कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, तो लाइट तो रहेगी लेकिन कम हो जाएगी। फिर अगर आप उसको और चारों तरफ से ढक दें तो प्रकाश तो रहेगा लेकिन कम होता जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा, और जितना वो सिकुड़ेगा उतना चारों तरफ अंधकार बढ़ेगा। तो ये आवश्यक है कि भारत का वो भूखंड जो तपोभूमि रही है, जो ऋषियों ने जहाँ पे तपस्या की है और तपस्या के बाद उन्होंने वहाँ पर अपने प्रताप का, अपनी तपस्या का प्रसाद वहाँ पे डाला है, वो ऊर्जा क्षेत्र वो सुरक्षित रहे। इसका हम एक उदाहरण ले लें और जिससे हमें समझने में आसानी होगी। अभी हाल में 370 आर्टिकल चला गया कश्मीर में। अब ये निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर बात हुई है, क्योंकि कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? एक तो है कि हाँ, वो तो हमारे भूखंड मैप में था, पहले भी था, और इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती कि इसका नाम तो कश्यप ऋषि के नाम पर रखा गया था। मैं उस चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर एक क्षण के लिए हम केवल ये देखें कि कश्मीर में क्या था ऐसा कि वहाँ पे इतने आक्रमण हुए आक्रांताओं के, जिन्होंने उस भूमि को पूरी तरह रौंद डाला और नष्ट करने की चेष्टा की, वहाँ की सभ्यता को नष्ट करने की चेष्टा की। जब कश्मीर पर आक्रमण हुआ तो केवल ये नहीं था कि बाहर से लोग आ गए और वो उसको कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन भारतवर्ष में जब भी आक्रमण हुआ है, चाहे वो पोर्चुगीज़ का हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हो, या वो इस्लामिक इन्वेजन हो, वो कन्वर्ट करने के लिए हुआ है, यहाँ की सभ्यता को नष्ट करने के लिए हुआ है। अगर वो सभ्यता को लेकर के चलने की बात होती किसी भी एम्पायर की, तो वो उतनी समस्या नहीं होती, लेकिन वो भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए हुआ है, और वो तभी नहीं हुआ है, अभी भी हो रहा है, लेकिन उसका रूप अलग है। तो अब हम अगर कश्मीर को देखें तो कश्मीर एक बहुत ही अद्भुत भारतवर्ष का शीर्ष है, सिर है, और इस शीर्ष के अंदर क्या क्या नहीं था। इस शीर्ष के अंदर अद्वैत सिद्धांत था, इस शीर्ष के अंदर
द्वैतवाद था। इस शीर्ष के अंदर तंत्र का शक्तिपीठ, तंत्र की साधना, अभिनव गुप्त जो अगर हम पास्ट में जाएं जो काफ़ी क्लोज आते हैं तंत्र विद्या में, श्री अरविंद के योग से भी वो प्रयास करते एक नए प्रकार का वेदांत और तंत्र की सिंथेसिस का, तो वो कश्मीर में था। शंकराचार्य का जिसकी बात करते हैं वो हिल टॉप टेम्पल, उसी प्रकार से यहाँ पे और भी बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा हब होता था कश्मीर। और क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीर आए थे और यहाँ से उन्होंने बुद्धिज़्म को सीख करके वो यूरोप गया और यूरोप में जा कर के उन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग्स को एक यूरोपीय तरीके से अंदाज से पेश किया। तो कश्मीर एक ऐसा हब था जहाँ तंत्र और वेदांत एक साथ, जहाँ पर हिंदुइज़्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और बौद्धिज़्म के साथ साथ इवन क्रिश्चियन, एक जो ज्यूश ट्रेडिशन के लोग, ये लोग भी आए। और इस प्रकार से जो वहाँ की स्पिरिचुअल चेतना थी, आध्यात्मिक ऊर्जा, और था ही वो एक ऐसा प्रदेश जहाँ अनेकों ऋषि मुनि, तो वो एक प्रकार से नर्व सेंटर था जहाँ से वो एक मीटिंग पॉइंट है। अगर हम उसके आगे चले जाएं, वहाँ नदियों का भी अगर हम मिलन देखें तो उसके आगे जंस्कार वैली है, इंदस नदी वहाँ से गुजरती है और जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम अंग्रेज़ों ने दिया। तो अगर हम, वो रूट था जो आर्यन सिविलाइजेशन ने एक समय आर्कटिक से अंदर आने के लिए लिया, तो एक ऐसी भूमि है जहाँ सबसे पहले जो हमारे आर्कटिक रीजन से आर्य सभ्यता आ रही थी, सबसे पहले यहाँ पर टिकी होगी। और पूरे हिमालय का जो वर्णन है कश्मीर घाटी से शुरू होता है, उसके भी थोड़ा पहले से, और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के फर्दर एंड में जाता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र था जो आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत अधिक पल्लवित था। लेकिन कालांतर में ये क्षीण हुआ। क्षीण इसलिए हुआ क्योंकि एक समय आया, एक लंबे समय तक इसकी सुरक्षा की गई, लेकिन जो लास्ट एम्पायर्स थे, मगध एम्पायर था और जो अन्य एम्पायर्स थे, वो थोड़े से अंदर की तरफ थे भारतवर्ष में। तो एक लेवल तक कश्मीर नेग्लेक्टेड भी हुआ और उसके साथ थ्रू इन्वेजन्स बहुत आसान थे हिंदू कुश के रास्ते से। लेकिन इसका बचना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर कश्मीर नष्ट हो जाता है, कश्मीर कट जाता है, तो केवल एक भारत का भूखंड नहीं कट गया, उसमें जो संग्रहित चेतना थी वो चली गई। और यही एग्जैक्टली चीज़ हुई जो टेररिज्म के समय से, जो 1990 से हम देखते हैं या उसके पहले से, बंटवारे के बाद से इस नर्व सेंटर को काटने का प्रयास हुआ। तो ये हमें समझना है कि जब कश्मीर को रिक्लेम किया जा रहा है, वो केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं रिक्लेम किया जा रहा है, वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो वहाँ पे संग्रहित है उसको रिक्लेम किया जा रहा है। उसी प्रकार से जब हम कहानी पढ़ते हैं सावित्री सत्यवान की, तो सावित्री कहाँ से आई है? वो जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हिली रीजन से वहाँ है, और हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि सत्यवान की जगह है। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक ऊर्जा उस जगह, उस एक समय वहाँ पर थी, वो धीरे धीरे पूरे भारत को कनेक्ट करती थी। जो पूरे हिमालय के अंदर जो ऋषियों की एक प्रचंड शक्ति थी और प्रचंड ऊर्जा थी जिसने इसको बचा के रखा था। कहानी आती है जहाँ पे अगस्त ऋषि, जब शिव जी का विवाह हो रहा है तो वो आना चाहते हैं हिमालय पर्वत, लेकिन शिव जी कहते हैं, ऋषि मुनि भी उनको कहते हैं कि यदि आप चले आओगे तो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। विंध्या के पार में आप ही एकमात्र हो जिन्होंने इस पूरे भूखंड के अंदर उस आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाए रखा है। तो उस दृष्टि से हमको समझना है कि ये अखंड भारत विश्व के लिए आवश्यक है। इसलिए नहीं कि हम कोई एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन के मनुष्य के अंदर है या भारतीयों के अंदर है। भारत के अंदर कभी एक्सपेंशनिस्ट इस सेंस में नहीं रहा। एम्पायर्स होते थे, लेकिन एम्पायर्स उसी सभ्यता के अंतर्गत होते थे। कभी भी हम ये नहीं सुनते हैं कि एक आध ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कंबोडिया इत्यादि में, हाल में भारतीय राजाओं के जो चिन्ह हैं वो शायद बुद्धिज़्म के बाद की भी बात है, उसके कारण भी विस्तार हुआ। लेकिन इस तरह का एग्रेसिव नेशनलिज्म नहीं हुआ जैसे चीन और अन्य देशों ने एक समय, इंग्लैंड ने किया और पाकिस्तान इत्यादि देशों ने किया है या मुगल्स ने किया। तो भारत का राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। यहाँ पर राष्ट्र की महत्ता इसलिए है कि वो एक ऐसी यज्ञ वेदी है जिसके अंदर यज्ञ होता है। तो यज्ञ वेदी अगर नष्ट हो जाएगी तो आप यज्ञ कहाँ करेंगे? तो जो लोग ये समझते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल इनसाइड, वो यज्ञ वेदी का महत्व नहीं जानते हैं। क्योंकि यदि यज्ञ वेदी ही नहीं रहेगी, इसीलिए श्री अरविंद आश्रम के बारे में क्या कहते हैं, इट इज़ द बॉडी ऑफ श्री अरविंदो, वो श्री अरविंद की देह है। तो हमें ये समझ के भारत के भूखंड की रक्षा में उद्यत होना है
और उसके बारे में प्रार्थना करनी है, मंगल कामना करनी है, क्योंकि ये वो भूखंड है जहाँ पे आध्यात्मिक यज्ञ होता रहा है और उसी यज्ञ की लपटों के अंदर से भारत देवी ने जन्म लिया है। अगर बहुत पहले हम देखें तो वो जम्बू द्वीप था। सबसे पहले यहाँ पे किसने इन्वोक किया है दुर्गा को, तो हम देखते हैं राम जी के समय पे उन्होंने वो कई 17-20,000 ईयर्स की बात है, तो वो इन्वोक करते हैं और दुर्गा माता आती हैं। और धीरे धीरे मैं इस कहानी को इस तरह से लेता हूँ कि उन्होंने इस भारतवर्ष के अंदर, या इवन जब शिव पुराण हम पढ़ते हैं तो वो उत्तर का भाग एक गणेश जी को देते हैं और दक्षिण का भाग कार्तिकेय को, जो यहाँ मुर्गन के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो भारतवर्ष में पूरी की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को इन्वोक करके यज्ञ के द्वारा जो यहाँ की राष्ट्र देवी हैं उनका जन्म हुआ है। तो वो राष्ट्र देवी यहाँ जिनको हम दुर्गा के नाम से जाने जाते हैं, ये उस समय की बात है जब राष्ट्र थे भी नहीं, पहले वो देह बनती है और देह के साथ साथ देवी का जन्म होता है। तो अभी भारत केवल एक भूखंड नहीं है, वो एक देवी है, एक आत्मा है। बार बार श्री अरविंद हमें इस बात की ओर इंगित करते हैं। और कोई भी आत्मा भंग शरीर के अंदर वो अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। इसलिए भारतवर्ष में ये परंपरा है कि जब कोई मूर्ति होती है देवता या देवी की तो पूर्ण होनी चाहिए। यदि वो भंग मूर्ति है, टूटी है कोई हिस्सा, तो उसको पूजा के लिए वो निषेध मानी गई है। यहाँ तक कि जब ह्यूमन सैक्रिफाइस भी होती थी एक समय, तो यदि कोई चोट है, कोई कुछ कटा हुआ है, अपूर्ण है, तो उसको अशुद्ध माना जाता था। तो जब तक भारत की का जो भूखंड है ये पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसकी आत्मा तो है, लेकिन वो आत्मा अपने को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बट गई है हिस्से। क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा भी ऐसे नहीं होता कि समान होती है। ब्रेन के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो विचार का रूप लेती है। हृदय के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रेम का रूप लेती है। शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा सौंदर्य का रूप लेती है। प्राण के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बल का, शक्ति का, संकल्प का रूप लेती है। तो उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक ऊर्जा, अगर भारत को हम देखें ध्यान से, तो अलग अलग, आज हम इसको स्टेट्स कहते हैं, लेकिन स्टेट से एक सेकंड के लिए हटकर अगर हम देखें कि हिस्से ज्योग्राफिकल रीजन से, तो सब जगह भारत के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा सेम है, लेकिन उसने अलग रूप लिया है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देखते हैं मैट्रियार्कियल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे देवी की पूजा होती है। और ना केवल देवी की पूजा होती है, वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो पुरुषों पर हावी होती है, वो नारी प्रधान क्षेत्र है। आप बंगाल ऑनवर्ड्स अगर जाएंगे, जैसे जैसे मणिपुर, नागालैंड और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे, आसाम, तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इट इज़ ए नारी प्रधान देश। और आप देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि इवन मॉडर्न, जहाँ इस्लाम इतना कट्टरपंथी, और उसने बांग्लादेश, पर बांग्लादेश के अंदर भी एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स हुई हैं। तो ये एरिया है पूरा, वो वास्तव में वो एक प्रकार से देवी के एक रूप को बाहर प्रकट करता है। अगर आप नीचे चले जाएंगे कन्याकुमारी की तरफ, तमिलनाडु और कर्नाटका की ओर, तो भारत का आध्यात्मिक ऊर्जा सेम है, लेकिन वो भिन्न रूप लेकर के प्रकट होती है। और महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए तो इस जगह बहुत मस्तिष्क, आप तमिलनाडु और महाराष्ट्र यहाँ देखेंगे तो एक और तो पैशन है, लेकिन इंटेलेक्चुअल भी एक बहुत शार्पनेस है, जो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में एक समय जो काम हुआ है। इस प्रकार से भारतवर्ष की जो पुरानी लिपियां हैं, इनको एक क्रमबद्ध करने का, ऑर्गेनाइज ढंग से करने का, वो बहुत ही अद्भुत काम है। और केरला में चले जाएंगे तो एक भिन्न एस्पेक्ट आपको आध्यात्मिक चेतना का नज़र आएगा, वो है पार्थिव जगत में सौंदर्य का। तो बहुत अद्भुत क्षेत्र है जहाँ पे सौंदर्य को, और ये सब एरिया अटैक्ट हुए हैं। अगर आप देखें तो केरला भी अटैक हुआ है, केवल कश्मीर में ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। वहीं पर अगर आप राजस्थान चले जाएंगे और पंजाब चले जाएंगे तो वहाँ एक वीर रस, वीरों की भूमि है, तो वहाँ वही आध्यात्मिक ऊर्जा वीर के रूप में प्रकट होती है। और गुजरात में या उड़ीसा में अगर आप चले जाएं तो वो शिल्प कला भावनात्मक रूप से, एक भावनात्मक ऊर्जा बड़े प्रबल रूप से, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिल्प कला तो है ही, लेकिन बंगाल इत्यादि के नज़दीकी के कारण एक देवी का भी वहाँ पे स्वरूप है, लेकिन वहाँ पे चैतन्य की भूमि भी है। तो भक्ति का एक बहुत ही अद्भुत स्वरूप हम उड़ीसा की ऊर्जा में पाते हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं भारतवर्ष के, भिन्न भिन्न क्षेत्र, ये प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक महत्ता है, और ये सब मिल कर के एक होल बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है लेकिन सिर नहीं है, तो फिर वो एक डार्क रिलीजन बनता है। और वहीं अगर हृदय नहीं है और सिर है, मस्तिष्क है, तो वो एक प्रकार का कोल्ड रिलीजन बनता है।
तो ये आवश्यक है कि भारत के भूखंड को पूरी तरह एक किया जाए। और इस भूखंड में हम सब जानते हैं कि जो माता जी का मैप है, मैप ऑफ यूनाइटेड इंडिया, वो वैसे पाकिस्तान हम देखते हैं, लेकिन वो एक अफ़गानिस्तान के जुड़े हुए हिस्से हैं। गांधार महाभारत के समय से है, तो गांधार से लेकर वो जाता है एकदम फार ईस्ट तक, जो हिमालय का विजन, जिसका वर्णन हम देखते हैं कालिदास की कुमार संभव में, कि पूरे हिमालय का वो वर्णन करते हैं। और एकदम नीचे चले जाते हैं तो श्रीलंका, जहाँ एक समय श्री राम जी के चरण पड़ते हैं, जहाँ पे कभी एक राक्षसी आसुरिक सभ्यता थी जिसके अंदर आर्य सभ्यता का स्पर्श श्री रामचंद्र देते हैं। तो ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? श्री राम जी के समय से। उसके पहले ये जम्बू द्वीप जाना जाता था, ये केवल एक द्वीप था। और श्री राम आकर के यहाँ पर इस सब को एकजुट बनाते हैं। वो जो उनकी जो यात्रा है पूरी, आजकल तो अब तो नई चीज़ शुरू हुई है, रामायण यात्रा। तो वास्तव में रामायण यात्रा एक सेंस में बड़ी सुंदर है, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष को अद्भुत ढंग से जोड़ती है। वैसे तो ये देखने में लगता है अरे बहुत अच्छा है, एक टूरिस्ट चीज़ है, लेकिन आप देखिए कहाँ से शुरू होती है। ये नेपाल से शुरू होती है और एकदम दक्षिण में हम्पी, और हम्पी के और नीचे ये एक्चुअली श्रीलंका तक जाती है। तो वास्तव में ये रामायण यात्रा क्या है? ये रामायण यात्रा, मुझे मालूम नहीं कि लोगों ने इसको सोच के इस तरह से किया है कि नहीं, किंतु ये एक तरीका है भारतवर्ष की मानसिकता में वापस उस चेतना को जोड़ने का, जिस चेतना में श्री रामचंद्र जी ने भारत को एक आर्य भूमि के रूप में प्रस्तुत किया था। फिर हम देखते हैं कालांतर में कि श्री कृष्ण भी यही करते हैं। श्री कृष्ण के समय पे भारत भूमि है, लेकिन वो 3 भागों में मेनली बटी हुई है। मगध एम्पायर है, वो बड़ा सशक्त है, जरासंध का एम्पायर है। फिर यदुकुल है जो बाद में द्वारका में बस जाते हैं, और तीसरा हस्तिनापुर का एम्पायर है। सभ्यता एक ही है, तीनों आर्य सभ्यता के हैं, लेकिन इन तीनों में एक जरासंध के अंदर एक बहुत अधिक महत्वाकांक्षी शिव भक्त है। ये नहीं कि कोई अलग संस्कृति का है, लेकिन वो अति महत्वाकांक्षी राजा है। तो उसके आधार पर उस समय हस्तिनापुर भी एरोगेंट क्षत्रिय किंग्स, और यदुकुल तो खैर श्री कृष्ण के रहने के कारण वो कंट्रोल में रहता है, वरना यदुकुल में कृष्ण, बलराम और सात्यकी इत्यादि 4-5 अगर हम योद्धाओं को निकाल दें, तो यदुकुल में भी काफ़ी एक प्रकार से बल के कारण एक एरोगेंस आ सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही सशक्त थे, लेकिन वो श्री कृष्ण ने सबसे अधिक उनको कंट्रोल में लेकर के रखा था। तो ये 3 महा एम्पायर्स हैं, और श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो अपने ढंग से, जैसे श्री राम क्या करते हैं, सीता माता को खोजते खोजते और वन भ्रमण करते करते दंडकारण्य और नीचे आते आते राक्षस सभ्यता का नाश करते हैं, और वहाँ पे आर्य सभ्यता के बीज बोते हैं। अब ये कई लोग कहते हैं कि इसमें ये क्या ज़रूरत है, सब सभ्यताएं अपनी जगह सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्य सभ्यता विकास की और मुड़ी हुई सभ्यता है। श्री अरविंद अपने जो निकालते थे मासिक पत्रिका आर्य, उसमें स्पष्ट करते हैं आर्य किसी एक बाहरी जाति का नाम नहीं है। आर्य एक साइकोलॉजिकल टाइप है, और इस प्रकार की जो मनुष्यता है वो ऊपर की ओर उठने में, ईश्वर की ओर जाने में, ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर प्रकट करने में वो संलग्न रहती है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा की पोषक है। और दूसरी सभ्यता थी जो अनार्य सभ्यता थी। तो ये अनार्य सभ्यता इसके बिल्कुल विपरीत, और आज के समय में हम देखते हैं तो ये अनार्य सभ्यता के प्रतीक जो मेनली 3 है। एक है इस्लाम, पूरी तरह से अनार्य है, जो नाम लेता है ईश्वर का, लेकिन उसका जो ईश्वर है बड़ा कठोर है, बहुत ही ऐसा है ईश्वर उसका जो मार डाले अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल जिहोवा की तरह है, पनिश करता है, दंड देता है और बाकी सबको नष्ट करता है। नारियों को बिल्कुल अब बुरके के अंदर पूरी एक नारियों को केवल एक प्लेजर ऑब्जेक्ट के रूप में है वो ट्रीट करता है। सारे संसार के जो भिन्न भिन्न जीव जंतु है वो समझता है कि ये मेरे व्यक्तिगत उपभोग के लिए है। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ जो इस्लाम के अंदर ये माने जाते रहे। उसी तरह क्रिश्चियन सभ्यता जो आंग्ल सभ्यता जिसको कहते हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत, वो पूरी तरह से उच्छृंखलता में विश्वास करती है। क्राइस्ट का नाम लेती है लेकिन उसका कोई भी कर्म क्राइस्ट से जुड़ा नहीं है। उच्छृंखल जीवन, स्वतंत्रता को उसने एक अपना रूप दिया हुआ है। तो ये सारी सभ्यताएं, और जहाँ तक चीन का सवाल है तो उसको तो हम सभ्यता का भी नाम नहीं दे सकते। वो जो भी है, मनुष्य है या कुछ और है या कुछ मिक्सचर है, उसको हम लोग जितना कम कहें उतना अच्छा है। जहाँ कीड़े मकोड़ों का अचार डलता है और सांप को खाया जाता है, जिंदा सांप को आप लेकर के। तो इन सब सभ्यताओं के बीच में कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर उत्थान की बात और मनुष्य को भगवान से जोड़ने की बात और मनुष्य की चेतना में भगवत चेतना के विकास की बात
विश्व को एक समुदाय के रूप में देखने की बात, वसुधैव कुटुंब की बात, एकमात्र भारत है। तो अगर देखा जाए ये सारी सभ्यताएं जिनकी मैंने बात की, आंग्ल सभ्यता क्या है? एक रिलीजन है, एक किताब है, और उसके आधार पे आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन सभ्यता के नाम पर क्या है? ये तो उनका धर्म है। सभ्यता क्या है? सभ्यता इज फ्री लिविंग विच एवर वे यू वांट टू लिव। आप जैसे जीना चाहते हो जियो, सुख भोग कंफर्ट के लिए मशीनरी की इंपॉर्टेंस है, देह आत्मबोध है, देह के लिए अनेकों सौंदर्य प्रसाधन है, कंफर्ट है। ये आंग्ल सभ्यता है, ये लगभग आधे विश्व पर इसका राज है। और दूसरा एक इस्लामिक सभ्यता, उसका बिल्कुल एक प्रतिकृति है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वहां पे रिजिड, हार्ड, हार्श कंट्रोल है, क्रुएल्टी है, फ्रीडम नहीं है, दबा के रखना है, मार डालना है, दंड देना है। ऐसा दंड की भगवान क्या, शायद शैतान भी कांप जाए देख करके कि मैंने तो इतना बड़ा दंड नहीं लिखा था कि हाथ काट डालो और पत्थर से मार। और आज तक ये चीज़ है। आप देखिए ये सब चीज़ें सिखाई जाती है इस्लाम के नाम पर। और तीसरी जो मेजर एक सभ्यता जो बची है वो चीन की जो मंगोल सभ्यता है। इन तीनों सभ्यता में कौन सी आशा की किरण है? ये इसके लिए कोई फिलॉसफी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस आँख के सामने है। इन तीनों सभ्यताओं ने जो मनुष्य के साथ किया है, आंग्ल सभ्यता ने इंक्विजिशंस में मार डाला कई लोगों को। पोर्चुगीज जब भारतवर्ष आए तो गोवा में जो उन्होंने किया, और ब्रिटिशर्स आए सभ्यता के नाम पर उन्होंने खुलेआम फांसी लटकाना, और जो मुगल्स आए उनके कृत्यों के बारे में तो ना कहा जाए तो अच्छा है। जो जिस तरह से रेप, प्लंडर उनकी वे ऑफ लाइफ था। और सेम थिंग विद द मुगल्स, ये मंगोल्स। तो मंगोल तो बहुत ही बर्बर रहे। चंगेज़ खान जब गया था तुर्किस्तान की तरफ, तो इन सब बर्बर सभ्यताओं के बीच अगर कोई सभ्यता जो लगती है कि एक सूर्य की समान चमक रही है, जो गिफ्ट दे सकती है हम लोगों को जीवन का, जीवन कैसे जिया जाए, कैसे हम लोग परस्पर सौहार्द का केवल जीवन नहीं, हम लोग इस जीवन को उठाएं कैसे ऊपर की ओर, इसमें अल्टीमेट संभावनाएं क्या हैं, तो वो भारतवर्ष के अलावा कहीं नहीं दिखती है। और इस सभ्यता के पीछे जो शक्ति है वो सनातन धर्म की शक्ति है। और सनातन धर्म की का जो यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा, वो यज्ञ कहाँ हो रहा है? पूरा का पूरा भारत का जो भूखंड है, जिसको आज हम भूखंड कहते हैं, वो यज्ञ वेदी। और वहाँ यज्ञ के द्वारा उन लपटों में से माँ दुर्गा प्रकट होती है। और इसलिए अखंड भारत आवश्यक है। अखंड भारत केवल एक भारतीय का स्वप्न नहीं है, अखंड भारत पूरे विश्व का स्वप्न है। क्योंकि अखंड भारत होगा तो देव मूर्ति पूर्ण होगी। देव मूर्ति पूर्ण होगी तो जो उसका प्रभाव है, आध्यात्मिक ऊर्जा की भारत में कभी कभी नहीं रही। लेकिन आप देखें कि जब विदेशी आक्रमण होते थे आक्रांताओं का, तो आध्यात्मिक ऊर्जा सिमट जाती थी, कुछ एक पंथों में, कुछ एक संप्रदाय में सिमट जाती थी। तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा जैसे कि बॉडी इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोल। तो अगर किसी की मान लीजिए वाणी बंद हो गई है या हाथ कटे हुए, तो अगर उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर अगर भाव भी उठ रहे हैं, तो उनको मुखरित कैसे करेगा, शब्द कैसे देगा, अभिव्यक्त कैसे करेगा? आपके हृदय में बहुत सुंदर संगीत है, स्वयं नटराज ने आकर के आपको नृत्य दिखा दिया, लेकिन अगर पाँव नहीं है तो आप कैसे नाचेंगे, कैसे नटराज के नृत्य को अभिव्यक्त करेंगे? तो उसी प्रकार से जैसे शरीर का महत्व होता है आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए, तो वैसे ही एक राष्ट्र के पूर्णता का, पूर्ण अंग होने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, ताकि वो उसकी आत्मा को अभिव्यक्त कर सके। और ये है, ये एक राष्ट्र का, अखंड भारत का स्वप्न कैसे पूरा होगा? बहुत से अवसर आए चले गए। एक अवसर था जो क्रिप्स मिशन का था। अगर उस समय डोमिनियन स्टेटस भारत ले लेता, सच में तो एक भारत पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं होता। और श्री अरविंद ने ये देखा था कि डोमिनियन स्टेटस अभी स्वीकार कर लो। ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनियन स्टेटस स्वीकार किया, तो क्या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अधीन है? नहीं, इंग्लैंड के अधीन नहीं है। और अब उन्होंने पार्लियामेंट में उस चीज़ को भी हटा दिया। बहुत ईजी होता है, क्योंकि एक बार आप डोमिनियन स्टेटस में, वो बस आपको नाम के लिए होता है कि हमारी क्वीन रानी है, लेकिन ये सबको पता है कि दिस इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ सेइंग। लेकिन महत्वाकांक्षी लोग थे, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, तो डोमिनियन स्टेटस का एक अवसर हमने गंवा दिया। फिर युद्ध हुए 71 के वार में। माता जी स्पष्ट रूप से कहती हैं कि ये माँ का वार है, ये भगवान का, इस समय भगवान की प्रेरणा इसके पीछे। टेक ओवर लाहौर, एक समय था जब इंडियंस इतने करीब थे लाहौर कराची के, और ज़्यादातर बटालियंस में सरदार हैं, और सरदारों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है वो। वहाँ पे तो बाबा नानक और कई लोगों के वो स्थल है, तीर्थ स्थल है।
तो बस वो ये थे कि ऑर्डर मिल जाए, हम लाहौर में जाके चाय पियेंगे, ये सिचुएशन थी। और कराची तो डूब जाता आराम से, लेकिन लास्ट मिनट उनको वापस बुला लिया गया। माँ ने स्पष्ट कहा था कि टेक ओवर। फिर बांग्लादेश का वार हुआ, उसी समय की बात है 71 की, तो बांग्लादेश तो अलग हो गया, अब कश्मीर अलग हुआ है। लेकिन जब एक समय रहता है हम उसको गंवा देते हैं। तो अब कैसे होगा ये अखंड भारत? माता जी से किसी ने पूछा तो माँ ने कहा, श्री अरविंद ने तो खुला छोड़ दिया था, ही सेड कि बाय वट एवर मीन्स द पार्टीशन मस्ट गो एंड विल गो। उनकी बाय वट एवर मीन्स बड़ी पावरफुल वाणी है। और जब के एम मुंशी ने 49 में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि इफ़ नेसेसरी इवन बाय फोर्स, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बीन क्रिएटेड बाय फ्रॉड एंड फॉल्सहुड। वो तो जन्म ही उसका जो चीज़ है नहीं, वो ज़बरदस्ती क्लेम कर ली गई है, तो उसको तो जाना ही है, चाहे उसके लिए बल का प्रयोग क्यों ना करना पड़े। लेकिन माता जी 71 के बाद वो बताती हैं, उसके पहले भी है उनकी वाणी में, तो कहती है नाउ आई कैन सी कि कैसे ये भारत, पाकिस्तान का भारत के साथ विलय होगा और अखंड भारत आएगा। तो कहती है कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूट जाएगा और फिर ये सारे टुकड़े एक साथ भारत के साथ मिलके, बांग्लादेश, पाकिस्तान के टुकड़े भारत के साथ मिलके, वे सब एक, जो श्रीलंका है, ये सब मिलके कॉन्फेडरेशन ऑफ नेशंस बनाएंगे। ये दिख रहा है, ये स्वप्न उस दिशा में जा रहा है। जब बना था ये साउथ एशिया का वो जो उसको क्या कहते थे, जो सारे ये सातों राष्ट्र एक साथ मिलकर, सार्स तो एक वो सार्क साउथ एशियन रीजन। तो वो सार्क जो बना था ये इसीलिए बना था कि ये सारे जो, उसके बनाने के पीछे मंतव्य अलग था। उसके बनाने के पीछे ये था कि चीन का जो राष्ट्रवाद है एग्रेसिव, उसको विरोध किया जाए। लेकिन ये सारे राष्ट्र मोर और लेस सार्क समुदाय के जो देश हैं, आप देखें कि अखंड भारत की ओर ले जा रहे हैं। और पाकिस्तान का स्प्लिट होना भी प्रारंभ हो गया है। बांग्लादेश स्प्लिट हुआ, अब कश्मीर के अंदर ये चीज़ चल रही है, बलूचिस्तान स्प्लिट होना चाह रहा है, पश्तून इलाकों में विद्रोह हो रहा है। तो वो जब स्प्लिट हो जाएंगी ये अलग अलग भाग, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इवन अभी पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, ये सब जानते हैं। ये बात केवल एक FATF लिस्ट की नहीं है, ये फेल्ड स्टेट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का सारा पैसा केवल पंजाब के प्रोविंस में एक जगह पर लगाया गया है, क्योंकि जो वहाँ पे मिलिट्री के जो लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी या पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर दिया है। बलूचिस्तान में आप डेवलपमेंट देखिए, लगभग नहीं है। और भगवान का खेल देखिए कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव ने, चीन ने वहाँ पर ला करके अपनी सड़क बनानी शुरू कर दी है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान क्या बन गया है, एक चीन का वासल स्टेट बन गया है, जैसे अमेरिका का था एक समय। और ये जैसे जैसे हो रहा है, वहीं एक नया समीकरण हो रहा है। अमेरिका और भारत साथ में आ रहे हैं, शायद रशिया भी अब साथ में आएगा, हालांकि वो अभी इधर उधर कर रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल रियलाइज। तो जब ये समीकरण नया बन जाएगा और पाकिस्तान देखेगा कि क्योंकि चीन नहीं सहायता करेगा पाकिस्तान की, ये निश्चित है, पाकिस्तान भी इस चीज़ को जानता है। चीन अमेरिका नहीं है। अमेरिका एक बार आदर्श के लिए, जो भी उसका आदर्श या सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके लिए वो भिड़ जाएगा वार में। लेकिन चीन केवल और केवल और केवल और केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जब भी पाकिस्तान पे मुसीबत पड़ेगी, वो भाई भाई देखिएगा फट से अलग हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का स्प्लिट होना इतना निश्चित है कि कोई साधारण पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चीज़ को देख सकता है। और जैसे ही वो स्प्लिट होगा, उसके पास कोई और चारा नहीं रहेगा। अभी वो चीन के आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे खड़ा हुआ है, कोई और चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि अंत में वो मर्जर हो। और जब ये मर्जर होगा तो इस प्रकार से होगा, ये नहीं होगा कि पाकिस्तान इंडिया मिल करके, पर हाँ हो सकता है कि एक क्रिकेट टीम बन जाए, ये संभव है। पर मर्जर इस तरह से होगा कि ये पाकिस्तान के ये हिस्से, बांग्लादेश, भारतवर्ष और श्रीलंका, म्यांमार, वहाँ भी ये समस्या शुरू हो गई है अब। तो ये सब मिल करके एक कन्फेडरेशन ऑफ नेशंस बने, जिनके अंदर एक प्रकार की जीवन शैली, सभ्यता, शायद इसी का कुछ एक मिसकंसेप्शन आ गया था, जिसके कारण नेहरू जी ने पंचशील एग्रीमेंट किया था चीन के साथ, थिंकिंग कि वो बुद्ध की भूमि है। लेकिन वो भूल गए थे कि वहाँ पे बुद्ध का केवल नाम बचा है, भूमि बुद्ध की नहीं है। लेकिन इसके पीछे भाव यही है कि एक भूखंड रहे जहाँ पर हम लोग मिल करके एक प्रकार की सभ्यता विशेष, जहाँ हम किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं लेकिन हम एक साथ रहते हैं, समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कॉमनवेल्थ। तो वो एक दिशा जा रही है, स्पष्ट दिख रहा है
कितने वर्ष लगेंगे कहना मुश्किल है। जहाँ मिलियन ईयर्स की बात होती है, कम से कम 20,000 वर्ष श्री राम के जम्बूद्वीप से लेके आज तक, तो जहाँ हजारों दसों हजारों वर्ष की बात होती है, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है, 100 वर्ष 200 वर्ष कुछ भी नहीं है। पर ये निश्चित है कि सारी की सारी वर्ल्ड फोर्सेस लाइंस उसी दिशा में जा रही हैं, उस अखंड सपने को साकार करने के लिए। क्या इसमें हमारा योगदान हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है, और हमारा योगदान जरूरी है। ये योगदान का अर्थ नहीं है कि हम मिलिट्री ज्वाइन कर लें और या झंडा लेके खड़े हो जाएं या चिट्ठियाँ लिखें, ये योगदान नहीं है। योगदान, माँ से जब किसी ने पूछा था कि हम कैसे भारत की सहायता करें, तो माँ ने कहा तुम पहले अपनी चैत्य सत्ता को खोजो और चैत्य भाव से भारत की आत्मा को प्यार करो। तुम भारत में बसते हो, नहीं भारत तुम्हारे अंदर बसे, ताकि तुम अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, यूरोप जाओ, तो भारत को अपने अंदर लेके जाओ, कैरी इंडिया विद यू। तो जब हम जैसे जैसे भारत की आत्मा के साथ एक होते जाएंगे, स्पष्ट ही हमारी ऊर्जा भारत की ऊर्जा को पोषित करेगी। भारत देवी को गिफ्ट की तरह, जैसे यज्ञ होता है जिसमें व्यक्ति देवताओं को अर्पण करता है और देवता उस व्यक्ति को अपना दान देते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हम भारतवर्ष को प्रेम करेंगे और जब हम जीवन जिएंगे तो इस भाव से कि भारत की चेतना अखंड है, हम अपने को रीजन्स में नहीं बंटवारा करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल वो तो पंजाब की माँ है, केवल वो तो हिंदुओं की माँ है, केवल वो तो मराठियों की माँ है, केवल वो तो बंगालियों की माँ है। नहीं, ये भाव तो डिवीज़न का भाव है। जब हम पूरे भारतवर्ष की माँ दुर्गा, वो सारे भारत की जननी जन्मभूमि माँ देवी जो भारत देवी हैं, वो सारे भारत की माँ हैं। और केवल इतना काफ़ी नहीं है कि वो केवल सारे भारत की माँ हैं, बल्कि ये सारे भारत की जो माँ है वास्तव में विश्व जननी का, जगन माता का वो एक अंश है। वर्ल्ड मदर, यूनिवर्सल मदर का वो एक रूप है। और फिर वो जो यूनिवर्सल मदर हैं वो ट्रांसेंडेंटल मदर से प्रकट हुई हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये विजन आ जाएगा कि भारत एक है, अखंड है, भारत की माँ एक है और हम सब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हमारी विचारधारा के कुछ सूत्र एक हैं। आर्य सभ्यता है हमारी। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि हम आर्य हैं अनार्य हैं, बल्कि वो सभ्यता है जिसके अंदर सबसे बड़ी बात इस सभ्यता की यह है, जो सनातन धर्म की है, कि हम भगवान से एक हो सकते हैं। भगवान को पाना हमारे जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। कम से कम इतना अगर हम ये मान के चलें कि चाहे हम पंजाब में हो, उड़ीसा में हो, दक्षिण में हो, तमिलनाडु में हो, ये मूल तत्व है हमारी संस्कृति का। और तीसरा ये कि हम सबकी माँ एक है, भारत माता। हम यहाँ हो वहाँ हो और वो हमारे हृदय में बसती है। और भारत माता अपने आप में अकेली नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की जननी जो है जगन माता, उनका एक एस्पेक्ट है, बहुत सुंदर मनोहर। कह सकते हैं कि हम उनका हृदय जो है वो भारतवर्ष में है। और जो जगन माता है, विश्व माता है, वो ट्रांसेंडेंट डिवाइन मदर का एक एस्पेक्ट है। और जो ट्रांसेंडेंट यूनिवर्सल और राष्ट्र की माता, इन सब ने एक रूप धारण किया है। ये हम सब का प्रिविलेज है, ये जानने का परम सौभाग्य है कि उन्होंने माँ के रूप में, जिनको कुछ लोग माँ मीरा या श्री अरविंद आश्रम की माँ कहते हैं, लेकिन हम सब के लिए केवल माँ है, उन्होंने इन तीनों वास्टर वेज, दोनों वास्टर वेज ऑफ एग्जिस्टेंस को अपने अंदर धारण किया है। हम उन माँ से प्रार्थना करें मिलके कि हे माँ, आपके कार्य के हेतु, आपके प्रयोजन के हेतु, आपके संकल्प की सिद्धि के हेतु भारतवर्ष की आत्मा एक हो और भारत भूमि जो खंड खंड हुई है वो एक हो। नमस्ते। आदरणीय भौणी मैंने एवं श्रद्धेय भाई मैंने, श्री अरविंद संस्कृति संसद खंडगिरी भुवनेश्वर आनुकूल्य रे आयोजित 28तम निखिल उत्कल श्री अरविंद पाठचक्र सम्मेलन आज उद्घाटन दिवस। आप माने डॉक्टर आलोक पांडे ठारू एक चमत्कार उद्घाटनी भाषण शुणी सारी एवं विषय हूँ द विजन ऑफ श्री अरविंद ऑफ यूनाइटेड इंडिया, अर्थात अखंड भारत संपर्क रे श्री अरविंदर स्वप्न। यही विषय आलोचना करने मुझे चेष्टा करुच्ची। भाई भौणी मैंने ये अखंड भारत शब्द आसला कहीं, अखंड भारत शब्द आसला कहीं, तार कारण हूँ जितेबले
भारतवर्ष स्वाधीन हैला एवं 1947 अगस्ट 15 पूर्व ब्रिटिश सरकार सिद्धांत कले भारतवर्ष को स्वाधीनता देवाई सेतेबेले तत्कालीन नेता जो माने थिले नेतृवर्ग से माने एते स्वार्थान्वेषी थिले जे भारत और पाकिस्तान को एक कर रखा चाहिए सेमानकर उद्देश्य है जे जेहेतु मझिरे मझिरे हिंदू और मुसलमान को मध्य विभेद होची कोटि कोटि दंगा फंगा होची तेणु आपको परमानेंटली अलगा करदेले बोध हुए एथुरु मुक्ति मिल जाव किंतु यह एक निर्बोध कार्य छड़ा किसी नुह यही सिद्धांत जो माने नहीं थिले सेमानकर ए सिद्धांत नबार अधिकार नहीं ए सिद्धांत केवल पाकिस्तान एवं भारतर जनसाधारण नेबा उचित पाकिस्तान एवं भारतवर्ष ए जनसाधारण कहारी मतामत दियाहीनी प्रस्ताव पचरा जाए नहीं जे आमे देश को खंड खंड करदेवा कि घर भितर भाई मानकर झगड़ा हुए समाधान नुह घर को अलगा करदेवा किंतु घर को अलगा करदेवा फल केते जन जे लाभ पाइले एथर कौन संदेह नहीं आप माने समस्ते से दृश्य जदि देखि तार रेकर्डेड वीडियो अच्छी लक्ष लक्ष लोक मरी लक्ष लक्ष लोक हिंदू मुसलमान उभय किए एथिपाई दायी किए कहूला पाकिस्तान को भारत ठार अलगा करने कहार दंभ यही प्रकार जो अविमर्शकारिता एबे भी भारत भोगुची तार परिणाम जेहेतु भारत को खंडित कर दिया गला तेणु तापर ठारू एक शब्द सृष्टि है अखंड भारत अखंड भारत भारत को आम माने वर्तमान जमती देखुचु ताहा भारतवर्षर प्रकृत स्वरूप नुह पाकिस्तान में बहुत जगह अच्छी जोटी हिंदू स्मृति सब अच्छी भारतवर्ष में बहुत जगह अच्छी जोटी पाकिस्तान बा मुसलमान का स्मृति मत सब अच्छी एमाने समस्ते भाई भाई हे चलुथिले किंतु कला कौन से सरकार दुई खंड करदेला परे जहाँ घटिला आउ ताहा अकथनीय वर्तमान पर्यंत आमे भोगुचु एवं केते दिन लगियो कहियो नहीं जेते दिन पर्यंत अखंड भारत प्रतिष्ठित न होईची सेते दिन पर्यंत यही दुर्भाग्य भोग्य को पड़ो 1947 अगस्ट 15 भारतवर्ष स्वाधीन है भारतवर्ष स्वाधीन होगापी अगस्ट 15 छड़ा को तारीख नथिला से गोटे तारीख थिला कैलेंडर रे श्री अरविंद कहले मो जन्म दिवस रे भगवान मते गोटे चमत्कार उपहार देले किंतु दुईटी पैकेट रे देले दुईटी पैकेट रे देले आउ ताकु से कहचंदी यह केबे हेले गोटे काकतालिक नुहे अगस्ट 15 रे भारतवर्ष स्वाधीन हैला एटा हौ हौ हो जाई नहीं एथरे भगवान कर मध्य सिद्धांत अच्छी इच्छा अच्छी आमे शिवबिंद को सही लाइन पढ़ी दबा जो शिवबिंद उल्लेख कर संपर्क में 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारीख स्वाधीन भारतर जन्म दिवस ताहापाई यह एक पुरातन जुगर अवसान और नूतन जुगर आरंभ परवर्ती पारारे लिखते अगस्ट 15 मोर जन्म दिवस
एवं स्वभावतः यह मो पाई अत्यंत आनंदर विषय जे एई दिवसटी एपरि विपुल तात्पर्य अर्जन करिछि। एही जोगाजोग को मो एक आकस्मिक घटना रूपे ग्रहण करू नहीं। आकस्मिक माने बाई 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 हठात हो एक कथा जमा नुहे। बरंग मु मन करे यू आसला श्री अरविंद निजस्व अनुभव। बरंग मु मन करे जो भागवत शक्ति परिचालन मो कर्म जीवन आरंभ होता एवं जहाँ मोर प्रत्येक पदक्षेप पथ प्रदर्शक ही आज स्वीकृत अनुमोदन जो होती मु भावुची सही कार्यर पूर्ण साफल्यर समय समागत। अर्थात जो कार्य उद्देश्य भगवान मते प्रेरणा करथिले एवं तांको भगवान को उद्देश्य जो कार्य करुथिली भागवत शक्ति परिचालन मो कर्म जीवन आरंभ होता जहाँ मोर प्रत्येक पदक्षेप पथ प्रदर्शक यह आज स्वीकृति और अनुमोदन जो होती एवं मु भावुची सही कार्यर पूर्ण साफल्यर समय समागत। अर्थात यही दिनटी को भगवान सिद्धांत करिसेंती जे श्री अरविंद को जन्म दिवस रे ही भारत स्वाधीन हम। भारतवर्षर सेतबेलकार सरकार जी श्री अरविंद को ए संपर्क एक बाणी देवाई अनुरोध कले जहाँ ता पूर्व दिन अर्थात अगस्ट 14 दिन त्रिचिनापल्ली ऑल इंडिया रेडियो रु प्रचार होता जहाँ को आम मैंने समस्ते वर्तमान 5टी स्वप्न श्री अरविंद 5टी स्वप्न बोली कहूँ। भाई भौणी मैंने भगवान कौन स्वप्न देखिए भगवान को स्वप्न नुहे या सिद्धांत। भारत पाकिस्तान अलगा कर दिया गला एवं श्री अरविंद लिखिले आज भारत स्वाधीन किंतु ता एपर्यंत अखंडता लाभ करि पारि नाही। माँ को थे पचराला माँ कहले पाकिस्तान रो कौन अस्तित्व देखु नहीं। जो काश्मीर संपर्क में पाकिस्तान एत गंडगोल कर आम शुणु मो एक्जाक्टली पढ़ीनी कौन जगह कि मुझे शुणी जे अटल बिहारी वाजपेयी एत बड़े जातिसंघ को जाइए भारत रिप्रेजेंट करने से पाकिस्तान रो प्रतिनिधि कहले पाकिस्तान इज नॉट कंप्लीट विदाउट काश्मीर। अटल बिहारी वाजपेयी कहले इंडिया इज नॉट कंप्लीट विदाउट पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट कंप्लीट विदाउट पाकिस्तान। तमें पाकिस्तान कौटी आसिल आमरी भितर खंडे हो जाइच भारतवर्ष खंडे हो जाइच एवं तमें क्लेम कर आउ खंडे आमठू नहीं जावाई। जा हो यही जो एक अत्यंत त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है यही त्रुटिपूर्ण सिद्धांत को समाधान करने श्री अरविंद जो प्रथम स्वप्न उल्लेख कले हिंदू और मुसलमान को मध्य थिबा पूर्वर सांप्रदायिक विभेद वर्तमान अधिकतर दृढ़ हो देश एक स्थायी राजनैतिक विभक्तिकरण रूप नेउछा परि मन हुए। केते प्रैक्टिकल 1947 1947 मसीह श्री अरविंद जहाँ घोषणा करते वर्तमान केते वास्तव मुसलमान माने कहते आमे भारत वर्ष निरापद मन करूना हिंदू माने कहते आमे पाकिस्तान ने निरापद मन करूना निज घरे एकाठी सांग ही रोते ए अवस्था को किए नेला तांकु निज घरे जे रही से कहते मु निरापद मन करूना ए प्रकार अवस्था को नेला किए कहीं स्वच्छंदे कहीं खुशी आनंद समझे मिलमिशि चलिए ना। एबे भी जदि पचरा जाए मोर तो दृढ़ विश्वास एबे भी जदि भारतवासी आउ पाकिस्तानवासी पचरा जाए तुम मैंने दुई देश रहा चाह ना एकाठी मिसिकी गोटाए देश रहा चाह मोर विश्वास अधिकांश देशवासी कहे आम एक हो रहा चाहूँ। आमको जे भाग कर सी आमर शत्रु जी आम द्विखंड कर जी भी हूँ सी आमर शत्रु आमको भाग भाग कर देते तेणु वर्तमान हिंदू मुसलमान भितर आहरी दूरत्व विभेद बढ़ी बढ़ी चलला।
तथापि आशा करा जाए जे यह चिरकाल पर एक मीमांसित स्थायी घटना रूपे ग्रहण करा जीव नाही। एई जो सिद्धांत है यही सिद्धांत फाइनाल नुह, यही सिद्धांत एक स्थायी घटना रूपे कह नहीं अथवा एक सामयिक व्यवस्था व्यतीत या अन्य मूल्य दि जाए उचित नुह। इट्स ए टेम्पोरारी डिसीजन, इट्स नॉट ए फाइनाल डिसीजन, इट्स ए टेम्पोरारी डिसीजन जहाँ करा जाइए बाय चांस एवं टेम्पोरारीली होती। कारण जदि यह स्थायी रहे भाई भौणी मैंने कितनी कठोर भाव में श्री अरविंद कहते जदि यह स्थायी रहे तेज भारत शोचनीय भाव में शक्तिहीन एपरी पंगु हो जाइपे। यदि पाकिस्तान भारत ठार अलग ही रही प्रकार विभेद परस्पर भितर रहिबो हिंदू मुसलमान भितर शोचनीय भाव में शक्तिहीन हो जाइपे। भारतवर्ष एपरी पंगु हो जाइपे। सर्वदा गृह विवादर संभावना एपरिक विदेशी आक्रमण और राज्य अधिकार संभावना रही पारे। आमे सबुदिन से कत अनुभव करुचु। सबुदिन पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करुची, जो चाइना उभयंकर शत्रु थिला। आमे इतिहास पढ़ुचु जयचंद्र पृथ्वीराज। जयचंद्र पृथ्वीराज दुई भाई थिले, युद्ध हला। जयचंद्र क्या डाके आणले? मोहम्मद घोरी, मुस्लिम शासक डाके आणले मोहम्मद घोरी को। मोहम्मद घोरी आसिक उभय को परास्त कर सी राज्य दखल कले। यही इतिहास अच्छी आमर अतीत ताकू ही दोहराउचंती पाकिस्तान। बर्तमान चाइना हूँ पाकिस्तान बंधु, जे कि भारतर चिर शत्रु चाइना, सी हूँ पाकिस्तान बंधु। एवं अतीत एक माँ पेटर दुई भाई भली भारत और पाकिस्तान थिले। बर्तमान पाकिस्तान हो गला भारतर शत्रु, पाकिस्तान हो गला चाइनार मित्र। श्री अरविंद कहते सर्वदा गृह विवादर संभावना। गृह विवाद बर्तमान देखा जाउची, अधिकांश जगह गृह विवाद देखा राज्य राज्य भितर गोटे राज्य भितर भिन्न भिन्न दल रे ए सब गृह विवाद को स्पेकुलेट करथिले श्री अरविंद 1947 मसीह। एपरिक विदेशी आक्रमण और राज्य अधिकार संभावना रही पारे। नहीं गले तो भारतवर्ष किसी अंचल नहीं गले चाइना दखल करने, तिब्बत को दखल करने। तिब्बत गोटे इंडिपेंडेंट राज्य थिला, ताकू दखल करने गले। जाति और देश मध्य ताहार आसन दुर्बल हो जाइपे भारतवर्षर और ताहार भवितव्य व्याहत एपरिक व्यर्थ हो जाइपे। के मर्मन्तुद संभावना सब घोषणा कराई। भवितव्य व्यर्थ हो जाइपे जदि यही खंडित अवस्था रहे। यह जेपरी कदापि न घटे, यही सब संभावना जमती कदापि न घटे। देश विभाग जेपरी अवश्य ही दूर हेब। केवल शांति सौहृदयता नुहे आहरी मिलित कार्यर अभ्यास द्वारा एवं से उद्देश्यर आवश्यक उपाय सृष्टि करने द्वारा खाली शांति सद्भाव रक्षापी नुह, गोटे मिलित कार्यर अभ्यास। भाई भौणी मैंने सत कहले जदि भारत और पाकिस्तान मिसी जाती पृथ्वीर कौ राज्य कौ देश अच्छी सम्मुखीन हो पार। पृथ्वीर कौन देश नहीं भारत पाकिस्तान जदि एक हो जाती सम्मुखीन हो पार। तेणु स्वाभाविक भाव में भारत पाकिस्तान भितर शत्रुता को बढ़ाई अधिकांश देश चेष्टा कर। कारण से जदि मिसी जाती ताले समस्त विपद विपद हो जाए। यह जेपरी कदापि न घटे यहीपरि भाव में परिशेष एकता प्रतिष्ठित हेब। ताहा जेकोसी रूप नेउना कहीं एटू आसला एकदम सबुठारु स्पष्ट क्लियर कड़ाकड़ी भाव में। यहीपरि भाव में परिशेष एकता प्रतिष्ठित हेब। ताहा जेकोसी रूप नेउना कहीं निर्दिष्ट रूपर मूल्य केवल व्यावहारिक हेब, तार कौन मौलिक गुरुत्व नहीं। किंतु जे कौन उपाय हो जे कौन पंथारे हो देश विभाग निश्चय दूर करने को हेब।
एकता अवश्य प्रतिष्ठित हम कारण भारतर भविष्य महानता यह अत्यंत प्रयोजन। इंग्राजी आहरी कष्ट इंग्राजी लेखाटा आहरी इंटरेस्टिंग लगे। इन दिस वे यूनिटी मे फाइनाली कम अबाउट अंडर व्हाट एवर फॉर्म। केमिति हो यूनिटी आसीबो गोटे टेरिटोरी हम गोटे डिफेन्स हम गोटे फाइनान्स हम दुटा राज्य थी एमती भिन्न भिन्न उपाय एकत्व आसीपे। द एक्जाक्ट फॉर्म मे हैव ए प्रैग्मेटिक बट नॉट ए फंडामेंटल इंपोर्टेंस। केमिति एकाठी हम को प्रकार हम एटा गुरुत्वपूर्ण नुहे। बट बाय व्हाट एवर मीन्स in whatever way the division must go, unity must and will be achieved, for it is necessary for the greatness of India's future. The division must go. भारत और पाकिस्तान भितर जो विभेद अलगा से जेमिति हेले दूर हम, जेमिति हेले दूर मस्ट गो, जेमिति हेले दूर हम। भाई भौणी माने यही कार्यटी हेई नथांता, यही कार्यटी हेई नथांता जदि तत्कालीन कर्तृपक्ष माने जो माने नेतृवर्ग सब थिले से माने क्रिप्स महोदय जो प्रस्ताव देथिले से प्रस्ताव को स्वीकार करथांते। क्रिप्स महोदय को प्रस्ताव बहुत स्पष्ट एवं ताको ग्रहण करदेवा निमंते महात्मा गांधी पाखु श्री अरविंद स्वतंत्र दूत पठे। मो जाऊनी तार वर्णना आदौ शोभनीय वर्णना नुह जा हो पछके किंतु महात्मा गांधी ताको रिफ्यूज कले। क्रिप्स कौन कहते? Cripps was sent to negotiate an agreement with the nationalist Congress leaders, including Gandhi. क्रिप्स को पठाई देला नेगोशिएट करने कथबार्ता करने गोटे एग्रीमेंट करने जो नेशनलिस्ट कांग्रेस लीडर थे गांधी को मिसेक से गोटे नेगोशिएशन दरकार गोटे बुझामणा। मोस्ट ऑफ हुज लीडर्स रिप्रेजेंटेड द मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन। ये जो कांग्रेस अधिकांश लीडर थे हिंदू। एंड मोहम्मद अली जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग, who claimed to represent the minority Muslim population. से माने क्लेम करते जे मुस्लिम लीग और मोहम्मद जिन्ना जे से माने मुस्लिम पॉपुलेशन को से रिप्रेजेंट करते। Cripps worked out to keep India loyal to the British war. Cripps worked to keep India loyal to the British war effort in exchange for a promise of election and full self-government once the war was over. क्रिप्स प्रस्ताव देले कौन ना ब्रिटिश जो युद्ध को सेकेंड वर्ल्ड वार रे ताको भारत सपोर्ट करिवो एवं युद्ध सरीगला परे गोटे इलेक्शन हबो, भारत वर्ष इलेक्शन हबो एवं से इलेक्शन रे फुल सेल्फ गवर्नमेंट दिया, भारत वर्ष निजर सरकार गढ़। Cripps discussed the proposals which he had drafted himself with the Indian leaders and published them. Cripps भद्रलोक कौन कले यही प्रस्ताव को निजे प्रस्ताव देले से निजे ड्राफ्ट करथिले, निजे ड्राफ्टिंग करथिले एवं तत्कालीन जो नेता माने थिले तांके से आलोचना कले। The Congress rejected the proposals and they were also unacceptable to Churchill. No middle way was found and the mission failed. कांग्रेस को स्वीकार कला नहीं, चर्चिल भी स्वीकार कले नहीं एवं ये जो उद्यम फेल हो गला। तेणु गोटे महान माने गोटे विराट भूल कले ना, भयंकर विराट भूल कले हेतु बड़ा कांग्रेस नेता माने। कहीं ना ब्रिटिश को जदि सपोर्ट कराई था, ब्रिटिश वार को जदि सपोर्ट कराई था से निश्चय आमको गोटे
इलेक्शन दे था इलेक्शन रे आमर आउ भारत पाकिस्तान अलग हबार प्रश्न ही नाला हेत एनिवे एबे आमे देखिबा जे भारतर आत्मा किए भारत को श्री अरविंद किपरि देखती भारतवर्ष को आम जानू भारतवर्ष को श्री अरविंद केबे हेले साधारण भाव में एक माटी गोड़ीर देश बोली कहीना निजे भारतवर्ष विषय श्री अरविंद कहते अन्य लोक मैंने स्वदेश को गोटाए जड़ पदार्थ केत गुड़े पड़िया जमी शस्त्र क्षेत्र बण पर्वत नदी बोली जानती मु किंतु स्वदेश को माँ बोली जाने भक्ति करे पूजा करे श्री अरविंद कहले मु भारत माता को माँ बोली पूजा करे माँ को छाती उपर बसी जदि एक राक्षस रक्तपान रे उद्यत हुए ताले पुओ कौन करे जो स्पिरिट यही प्रकार जो स्पिरिट श्री अरविंद भितर थिला भारत माता पई कहार थिला जड़े आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मवादी नेता जड़े एवं सी लिखुंट यही भाषा रे जदि निज मार छाती उपर बसिके रक्तपान करे ता पुओ कौन करिवो तार पुओ कौन निश्चित भाव में आहार करिया बसे स्त्री पुत्र संगे आमोद करिया बसे ना माँ को उद्धार करिया निमित्त दौड़ी जाए मु जाने यही पतित जाति को उद्धार करिया निमित्त बल मो शरीर अच्छी शारीरिक बल नुहे तरवारी बा बंधुक नहीं मुझे युद्ध करिया को जाऊ नहीं ज्ञानर बल क्षेत्र तेज एकमात्र तेज नुहे ब्रह्म तेज मध्य अच्छी से तेज ज्ञान उपर प्रतिष्ठित मो भितर जो ज्ञान अच्छी से ज्ञान माध्यम वो युद्ध करी भारतवर्ष पर युद्ध करी खाली क्षेत्र तेज माने खंडा तलवार तेज से गोटा केवल बल नुह ज्ञानर मध्य असीम बल अच्छी यही भाव नूतन नुहे आजिकल नुहे यही भाव नहीं मो जन्म ग्रहण करी श्री अरविंद भारत माता को यही रूप ही देखी आम दुर्गा स्तोत्र पढ़ीचु दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद कहीना दियो माँ प्राणे मने असुर शक्ति असुर उद्यम माँ को भारत माता देवी रूप में दुर्गा माँ को जो आराधना करुँच कौन कहते दियो माँ प्राणे मने असुर शक्ति असुर उद्यम किंतु केते बेले जेतिक बेले कि हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान उभय मते लोड़ा मत उभय दरकार असुर शक्ति भी दरकार ए पतित जाति को उद्धार करने उठे ऊपर को से शक्ति भी दरकार देव चरित्र देव ज्ञान भी दरकार जो मस्तिष्क ज्ञान अच्छी तार भी दरकार जदि खाली गोटाए दिज्व आरटा नाले एक पाखिया हो अनबालांस हम श्री अरविंद कहले द सोल ऑफ इंडिया इज वन एंड इनडिविजिबल भारतर आत्मा हूँ एक एवं अभिन्न इंडिया इज कॉन्शियस ऑफ आवर मिशन इन द वर्ल्ड भारत जगत तार लक्ष्य संपर्क में सचेतन से केवल बाह्य प्रतिष्ठार उपाय गुड़ी अपेक्षा रखी समग्र विश्वर दायित्व हूँ भारतवर्षर जगत रे तार लक्ष्य संपर्क में भारत सचेतन जगत रे तार निजर नुह कहले इंडिया इज कॉन्शियस ऑफ आवर मिशन इन द वर्ल्ड एटा माँ कर बाणी ए बाणी माँ कहते इट इज फॉर द सेक एंड ट्रम्प ऑफ ट्रूथ दैट इंडिया इज फाइटिंग एंड मस्ट फाइट until India and Pakistan have once more become one, because that is the truth of their being. इटा भी माँ कर बाणी माँ कहले सत्यर विजय निमंते ही भारतवर्ष संग्राम करुची सत्यर विजय निमंते ही भारत संग्राम करुची यही संग्राम तार जारी रहिबो जे पर्यंत भारत और पाकिस्तान पुनर्बार मिसी नाहांती जे पर्यंत भारत और पाकिस्तान पुनर्बार मिलित होई नाहांती कारण ताहा ही सेमानकर सत्तार सत्य ए हूँ सिद्धांत भारत और पाकिस्तान मिसिबे एटा कहते सत्यर विजय निमंते भारतवर्ष संग्राम करुच्ची
एवं यही संग्राम तार जारी रहिबो जे पर्यंत भारत और पाकिस्तान पुनर्बार मिलित होई नाहंती कारण ताहा ही से मानकर सत्यार सत्य दिस इज द ओनली ट्रूथ आम जहाँ देखु इट्स टोटाल फॉल्सहुड भारत और पाकिस्तान जो अलग अच्छा टोटाल फॉल्सहुड भारत वर्ष भली गोटे देश पृथ्वी रे नहीं जोटी अनेक राज्य ता भीतर अनेक राज्य अच्छी एवं प्रत्येकटी राज्य ठारू तार भाषा तार कल्चर संस्कृति तार खाद्य तार आचरण सबकि पोशाक फोशाक सबकि परस्पर भिन्न संपूर्ण भिन्न किंतु भारत वर्षर आत्मा होची एक से लिखिले एक्सटर्नाली एटा से लिखिना एटा माँ बाणी माँ कहते externally the provinces of India are very different in character, tendencies, culture as well as language, and any attempt to unify them artificially could only have disastrous results. जब तक आम एकाठी करा चाहिए सब मिसी चाहिए विपर्य सृष्टि हम डिजास्ट्रस रिजल्ट हम समझे मिसी जा अतीत जिते हिंदू को राष्ट्रभाषा करागला हिंदू को राष्ट्रभाषा करागला तमाने हिंदी को समस्त ऊपर चापी दिया राष्ट्रभाषा हिसाब से दक्षिण भारत में प्रबल गंडगोल है कारण गोटाए भाषा को समस्त को मिसेक एकाठी करदे चेष्टा करागला विपर्य सृष्टि से माँ कह बट हर सोल इज वन भारत आत्मा एक इंटेंस इन हर एस्पिरेशन टुवर्ड द स्पिरिचुअल ट्रूथ किंतु भारतवर्ष आत्मा है एक आध्यात्मिक सत्यर प्रतिष्ठा दिगरे यह तीव्र भाव में आस्फुरत भारतवर्षर आत्मा समग्र विश्व को मध्य एक करने चेष्टा करिवो से कहुई भारतवर्ष पृथ्वी गुरु हम माँ को जड़े प्रश्न कले माँ यू हैव सेड इन वन ऑफ योर मेसेजेस the number one problem for India is to find back and manifest our soul. How to find back India's soul? माँ अपन थे कहते भारतर प्रथम समस्या है तार आत्मा को आविष्कार करवा एवं प्रतिष्ठित करवा किंतु माँ आम किपरि भारतर आत्मा को आविष्कार करूँ आम मैंने चाहूँ भारतर आत्मा को आविष्कार करने किंतु माँ सिद्धांत कौन देले माँ उत्तर दौरान become conscious of your psychic being. Become conscious of your psychic being. Let your psychic being become intensely interested in India's soul and aspire towards it. तुम निजर चैत्य सत्तांक प्रति सचेतन हुआ एवं भारतर आत्मा संपर्क तीव्र भाव में आग्रहान्वित हो तुम चैत्य सत्ता तुम्हें निजे तुम चैत्य सत्ता प्रति सचेतन हुआ एवं तुम चैत्य सत्ता भारतर आत्मा संपर्क तीव्र भाव में आग्रहान्वित बा आस्फुरत हो एवं से एक सेवार मनोभाव नहीं आस्पृहा करूँ तुम चैत्य सत्ता भारतर आत्मा गोटे सेवार मनोभाव नहीं आस्पृहा करूँ एवं तुम यदि आंतरिक थी तेज तुम्हें निश्चय विजय लाभ कर भारतर आत्मा को आविष्कार करा पड़ो एवं भारतर आत्मा को आविष्कार करने आमे मुक्त नुह आम संपूर्ण भाव में ढिला आमर किसी कार्य नहीं दायित्व नहीं एक भावा निर्बोध कथा आमर दायित्व हो आम निज चैत्य पुरुष को आविष्कार करवा एवं से चैत्य पुरुष माध्यम भारतर चैत्य सत्ता को भारतर आत्मा को आविष्कार करवा पुणी माँ कहले द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज वेरी क्लियर इंडिया इज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया is very clear. India is the guru of the world. The future structure of the world depends on India. India is the living soul. India is incarnating the spiritual knowledge in the world. The government of India ought to recognize the significance of India in this sphere and plan their action accordingly. आमे केवल एतिकी जानले यथेष्ट हम द फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इंडिया इंडिया इज द लिविंग सोल India is incarnating the spiritual knowledge in the world.
भारत ही जगतर गुरु, भारत ही समग्र विश्वर गुरु हब। पृथ्वी भविष्य गठन भारतवर्ष रूप ही निर्भर करे। भारत ही एक जीवंत आत्मा, भारत ही समग्र विश्व में आध्यात्मिक ज्ञानर वार्ता बह। यहाँ आउ थे रिपीट करी कारण सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा आम कहीदौचु भारतवर्ष हम समग्र पृथ्वीर गुरु, किंतु समग्र पृथ्वीर गुरु हाँपी कार्य कौन? भारतर भविष्य अत्यंत स्पष्ट। भारत ही समग्र विश्वर गुरु हेब। पृथ्वी भविष्य गठन भारत उपर ही निर्भर करे। पृथ्वी भविष्य गठन भारत उपर निर्भर करे। भारत अच्छी पृथ्वी अच्छी, भारत नहीं पृथ्वी नहीं। भारतवर्ष अच्छी माने पृथ्वी अच्छी। यदि भारतवर्ष न रहिबो पृथ्वी रहिबो, सत्ता रहिबो नहीं। तेणु भारतवर्ष को एक्जिस्ट करिया पड़िबो समग्र मानव जाति पाई, समग्र विश्ववासी पाई। भारत ही एक जीवंत आत्मा, भारत ही समग्र विश्व में आध्यात्मिक ज्ञानर वार्ता बह। समग्र विश्व में आध्यात्मिक ज्ञानर वार्ता बह होची भारतवर्ष। श्री अरविंद कहले यही संपर्क श्री अरविंद कहते इंडिया इज द गुरु ऑफ द नेशन, द फिजिशियन ऑफ द ह्यूमन सोल, द फिजिशियन ऑफ द ह्यूमन सोल। चिकित्सक मानव जातिर जो आत्मा। भारत होची समग्र देश मानकर गुरु, गुरु ऑफ द नेशंस। समग्र देश पृथ्वी सब देश मानकर गुरु है भारतवर्ष। द फिजिशियन ऑफ द ह्यूमन सोल। फिजिशियन माने कौन? चिकित्सक। कार चिकित्सा करियो भारतवर्ष? ह्यूमन सोल इन इट्स प्रोफाउंडर मेलेडीज। तार जाबत्य प्रकार जो दुर्दशा रोग तो कह मेलेडी में रोग ताको चिकित्सा करियो ह्यूमन सोल रो भारतवर्ष। सी इज डेस्टिन्ड वन्स मोर टू न्यू मोल्ड द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वी आउ थे जीवन को पुनर्प्रतिष्ठा करने, न्यू मोल्ड आउ गए नूतन भाव में प्रतिष्ठित करने जीवन को, मनुष्य जीवन को पृथ्वी रे सी निर्वाचित। सी इज डेस्टिन्ड। से ही तार सिद्धांत थिंग डिक्रीड एंड इनएविटेबल जो कहुई ये हूँ भारतवर्षर अवस्था। एवं आम कहवा जे अखंड भारत कहले क्या नहीं कहु, क्या नहीं कहु अखंड भारत। भाई भौणी मैंने अनेक आम जो मदर इंडिया मैप देखुचु से मैप को पंडिचेरी प्लेग्राउंड रे प्रथमे अंका होता पत्र रे चित्र करी पत्र करी कराइला। गंगाराम दादा को बहुत सुंदर वर्णना करते थे सागे गोटे मु इंटरव्यू नौली सागर से इंटरव्यू कथा से कहते केम से तैयारी कराला। एनिवे को देश को नहीं ता भीतर अच्छी भारत जो स्पिरिचुअल मैप ऑफ इंडिया, तो स्पिरिचुअल मैप ऑफ इंडिया अच्छी से खाली पाकिस्तान कथा कहुची कि ना पाकिस्तान कथा कहु नहीं, ताकू द मदर्स मैप ऑफ इंडिया बोली कहुची। द मदर्स मैप ऑफ इंडिया व्हिच इनक्लूड्स पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा एंड श्रीलंका। पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा एंड श्रीलंका। तापर कहले द मैप वाज मेड आफ्टर द पार्टीशन। द मैप वाज मेड आफ्टर द पार्टीशन। ये जो पार्टीशन कह इंडियन पाकिस्तान, यहीटा हूँ सब इंटरेस्टिंग कथा। यही देश माने कहीं आम सांगे नहांती, समस्ते इंडिपेंडेंट, किंतु पाकिस्तान अलग हो गला खुण आम या अखंडता चलीगला बोली कहूँ। ता अर्थ एमाने समस्ते बाहर थिले मध्य एमाने समस्ते परम हितैषी बंधु, किंतु पाकिस्तान ही केवल अलग हो जा फल भारत खंडित हो जाइए। भारत पाकिस्तान मिसिकी थिले
जहाँ था ता संपूर्ण भिन्न हो जाए। इट इज द मैप ऑफ द ट्रू इंडिया इन स्पाइट ऑफ ऑल पासिंग अपीयरेंस। जहाँ जहाँ आखि आगे घटी जाऊ पछके पासिंग अपीयरेंसेस कौन कौन घटी जाऊ पछके, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन द मैप ऑफ द ट्रू इंडिया। माँ कहले इट विल ऑलवेज रिमेन द मैप ऑफ द ट्रू इंडिया व्हाट एवर पीपल मे थिंक अबाउट इट। लोक मैंने संपर्क जहाँ भी भावतु ना कहीं ये सबुदिन ये ही वास्तव प्रकृत भारत वर्षर छवि। भाई बड़ी मैंने भारत वर्ष संपर्क में अनेक कविता लिखाई। धन धान्य पुष्पे भरा आमादेरे वसुंधरा बंगलार अच्छी। राजनाथ रायकर सर्वेशा नो जननी भारत धरणी कल्पलतेयम। मुस्लिम राइटर मोहम्मद इकबाल लिखते सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा लिखते। भारत वर्ष को समस्ते स्वीकृति देते एज वन नॉट डिवाइडेड। तेणु ये जो अखंडता भारत वर्षर ये अनिवार्य भाव में दूर हे तो कौन जो खंडित अवस्था भारतर खंडित अवस्था अनिवार्य भाव में दूर हे एवं अखंडता अनिवार्य भाव में प्रतिष्ठित हो। भारत वर्षर अखंडता को कहीं भी अटकई पारे नहीं। से शिवबिंद कले बाय एनी मीन्स मैंने बुझे दरकार पड़े युद्ध भी हो पारे, अनेक कथा ये कहुई पारे। एनिवे आम मैंने समस्ते ये गोटे तीव्र आस्पृहा करवा जमी कहुई आमर निज चैत्यपुरुष आविष्कार हवा दरकार। खाली घोषणा कले पाटे कहले भारत अखंडता दूर हो नुह, एथि तीव्र उद्यम दरकार, गोटे अति गभीर आस्पृहा दरकार। भितर माँ पाखे प्रार्थना लेट इंडिया बी यूनाइटेड, भारत से अखंडता पुनः प्रतिष्ठित हो। धन्यवाद। आदरणीय भाई और भौणी माने श्री अरविंद पाठचक्र सम्मेलन में जोग देइथिबा सबु अपा भाई एवं सारा ओडिशार मातृभक्त मानू धन्यवाद दूची जे से माने ये ऑनलाइन कार्यक्रम में जोग देइछन्ति। दीर्घ 28 वर्ष धरी आपण मैंने श्री अरविंद पाठचक्र सम्मेलन को जो सहयोग करछन्ति यही ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपण मान योगदान ताको प्रमाणित कर। डॉक्टर आलोक पाले यही पाठचक्र सम्मेलन को उद्घाटन करी आम मान को अनुप्राणित करछन्ति। प्रथमे धन्यवाद दूची एवं कृतज्ञता जनाऊँगी। श्रीजुक्त प्रसाद त्रिपाठी आज द्वितीय वक्ता थे। आपण मैंने सारगर्भक भाषण शुणी अधिक किसी कहवाक चाहूनी से संपर्क में श्रीजुक्त प्रसाद त्रिपाठी को धन्यवाद दूची। आमर सभापति डॉक्टर सातकोड़ी होता असुस्थता सत्वे ये सम्मेलन में योगदान करने उत्साहर सहित आगमन होती एवं से स्वागत भाषण प्रारंभिक सूचना एवं सभापति भाषण अल्प समय मध्य प्रदान कर गभीर कृतज्ञता जनाऊँगी। शेष माँ और श्री अरविंद प्रति गभीर कृतज्ञता जन आज ये कार्यक्रम शेष है बोली घोषणा करुँच। आगामी 2 दिन धरी
यही कार्यक्रम यही समय आपण मान पाखे पहुँच उपलब्ध हम आपण मैंने शुणे एवं 3 वर्ष दीर्घ 28 वर्ष धरी सशरीर आम मैंने जो उपस्थित रही जो श्रद्धार सहित पालन करुए मो माँ को प्रार्थना करुँची से आसंता वर्ष जो भाई आम मान से सुजोग माँ निश्चित भाव देवे। धन्यवाद।